गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल अपन ने पढ़ा था कि 1 फरवरी 2023 को बजट आ गया। तो आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बजट को 3 पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट के अंदर जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप देखने में भी आलस करोगे। वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। तो 3 पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले में हम देखेंगे बजट के अंदर की हिस्ट्री, कि बजट की पहले की हिस्ट्री क्या है। सेकंड में देखेंगे कि कौन कौन से विभाग को, कौन कौन से क्षेत्र को कितना कितना जो बजट है वो अलॉट किया गया है। और फिर देखेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी कमी आई है, कितनी वृद्धि हुई है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज का विचार देख लेते हैं, जो कि बजट का विचार है। क्या है कि जब आप उधार लेते हैं, तो आप अपना भविष्य खड़ा कर रहे होते हैं। आजकल क्या होता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड आ गया, ठीक है, ईएमआई पे अपन सारी चीजें ले लेते हैं, तो अपनी पूरी जिंदगी फिर उस ईएमआई को भरने में चली जाती है। कमाओ ईएमआई भरो। तो इससे अच्छा है कि जैसे पुराने लोग कहते हैं कि जितनी रजाई हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। फिर जैसे कि बजट क्या है, तो बजट के ऊपर काफी मीम भी बने हैं। तो उनमें से एक है कि ये है एक बेरोजगार युवक है, ठीक है। ये कहता है कि जैसे कि अपन आगे अभी पढ़ेंगे कि 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो इसके पास जॉब नहीं है, मतलब ये बेरोजगार है, ठीक है। तो ये कह रहा है इसको, निर्मला सीतारमण को, जो हमारी वित्त मंत्री है, मैं इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, इनको तो आप सभी जानते होंगे। ये कौन है? ये है चार्ली चैपलिन। कौन है? चार्ली चैपलिन। आज कितनी तारीख है? तो आज है 2 फरवरी। आज ही के दिन 1914 में मशहूर आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म रिलीज हुई थी। मतलब आज के दिन यानी कि 2 फरवरी के दिन ही 1914 के अंदर पहली फिल्म रिलीज हुई थी। किसकी? चार्ली चैपलिन की। फिल्म का नाम मेकिंग ए लिविंग था, जिसमें चार्ली चैपलिन ने एक ठग की भूमिका निभाई थी। हेनरी लेहरमैन इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे। 15 मिनट की इस फिल्म का जॉनर कॉमेडी था। यह पूरी तरह से साइलेंट मूवी थी, मतलब इसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ एक्शन और एक्सप्रेशन थे। इस फिल्म में चार्ली ने अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब हंसाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगाया गया था इनकम टैक्स। तो 1857 क्रांति इंडिया के अंदर होती है, ठीक है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन वो मुक्ति नहीं मिलती है। जेम्स विल्सन, देश का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, और पूछा भी जा सकता आगे भी, ठीक है, कि देश का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ था। ये तो अपने सभी ने देखा और पढ़ा भी है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इससे उबरने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स कानून बनाया था। तब 200 रुपए से ज्यादा की कमाई पर टैक्स लगता था। मतलब अगर आपने 200 रुपए कमाए हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 200 से 500 रुपए तक की सालाना आय पर 2% टैक्स लगाया गया। 500 रुपए से ज्यादा की कमाई पर 4% टैक्स लगाया गया था। सेना और पुलिस अफसरों को इससे छूट थी, वो आज भी छूट है। जैसे कि अग्निवीरों की जो जितनी भी सैलरी होगी वो मतलब पूर्णतः टैक्स फ्री होगी। ये इस बार के बजट के अंदर बताए गए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इतिहास देख लेते हैं 1949 के अंदर। जैसे कि 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हो जाता है। उसके बाद जो पहला बजट आता है 1949 में 10,000 पर सिर्फ 4 पैसे टैक्स था। 10,000 मतलब अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो उसके ऊपर केवल और केवल 4 पैसे टैक्स आपको देना पड़ता था। ये 1949 की बात है। देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है कि देश के पहले वित्त मंत्री थे षणमुगम चेट्टी। कौन थे? षणमुगम चेट्टी। आपको इस इमेज में भी दिख भी रहे होंगे। आजादी के बाद भारत में पहली बार 1949 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय की गई। इससे पहले 10,000 तक की सालाना आमदनी पर 4 पैसे यानी कि 1 आने टैक्स चुकाना पड़ता था। बाद में इसे घटाकर 10,000 रुपए तक की आमदनी पर 3 पैसे कर दिया गया। मतलब 4 पैसे की जगह 3 पैसे कर दिया। वहीं 10,000 से ज्यादा कमाने वालों को टैक्स के रूप में 1.9 आना देना होता था। 1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय होने के बाद 1,500 रुपए की आय को टैक्स फ्री रखा गया। तो ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि 1501 से 5,000 रुपए तक की आय पर 4.69% इनकम टैक्स का प्रावधान था। उसके बाद 5,001 से 10,000 रुपए तक की आय पर 10.94% टैक्स चुकाना होता था। तो ये था इतिहास किसका? बजट का। और अगर अपन संविधान में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 112 में
वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट का उल्लेख किया गया है। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर कहीं नहीं अपन को देखने को कहीं नहीं मिलता है। वहां पर अनुच्छेद 112 के अंदर, संविधान में अनुच्छेद जो 112 है उसके अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो शब्दावली है वो दी गई है। आई होप आपको ये ध्यान होगा, और नहीं है तो आपको ध्यान अब हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब बजट को समझने के लिए उसकी जो बजट की जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको इनका मतलब पता नहीं होगा तब तक आपको बजट समझ में नहीं आएगा। इससे पहले कि अपन बजट स्टार्ट करें उससे पहले उसकी शब्दावली समझ लेते हैं। तो ये है बजट टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद इसके अंदर है 112 के अंदर। इंग्लिश में कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जो संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो और करंट अफेयर देखने के लिए। तो आज का जो ये करंट अफेयर जो वीडियो है वो बजट स्पेशल। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देश में वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। यूनियन बजट को उस साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें सरकार अपने खर्चों के बारे में बताती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब जो सरकार है एक साल के अंदर कितना खर्चा होगा उसके बारे में ये बताती है। ठीक है, किसको? पब्लिक को। नेक्स्ट टर्म क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और यह बजट के एक दिन पहले, यानी कि जैसे अब बजट 1 फरवरी को आया है, ठीक है, पहले कब आता था, किस तारीख को आता था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो 1 फरवरी को जैसे बजट आता है तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया। और इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट से पहले प्रेजेंट किया जाता है। यह एक एनुअल रिपोर्ट है जिसमें पिछले एक साल में देश की आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट है फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक। ठीक है, जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक, जो प्रत्येक धन विधेयक होता है ना वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के आईएएस के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, ये सेंटेंस आगे भी पूछा जा सकता है। क्या? कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। तो फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक क्या होता है? बजट पेश करने के बाद सरकार फाइनेंस बिल पेश करती है। इसमें सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है। मतलब सरकार अपनी कमाई का जो लेखा जोखा देती है उसको फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट है बजट एस्टिमेट यानी कि बजट का अनुमान। ठीक है, तो आने वाले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 2023-24 है उसके अंदर कमाई और खर्च का अनुमान बताती है। इसे बजट एस्टिमेट कहते हैं। तो सरकार की कमाई कहाँ से होगी और सरकार के जो खर्च है वो कहाँ होंगे, उसी को बजट एस्टिमेट यानी कि बजट का अनुमान कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी कि संशोधित अनुमान। रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी कि संशोधित अनुमान। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था उसे फिर से संशोधित कर जब पेश करती है तब उसे रिवाइज्ड एस्टिमेट कहते हैं। जैसे कि मान लो आप 100 रुपये कमाते हो और आपने इस साल 50 रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया, लेकिन वो या तो कम खर्च हुए या फिर अधिक खर्च हुए, तो उसी को संशोधित करके वापस पेश करना ही रिवाइज्ड एस्टिमेट कहलाता है, यानी कि संशोधित अनुमान कहलाता है। एक्चुअल यानी कि वास्तविक, ये क्या है? तो 2 साल पहले सरकार ने जितना कमाया है और जितना खर्च किया है उसे एक्चुअल कहते हैं, यानी कि इसको प्राथमिक घाटा भी कहा जा सकता है। मतलब 2 साल पहले तक सरकार ने जितना कमाया है और जितना खर्च किया है उसी का अंतर ही क्या कहलाता है? वास्तविक कहलाता है। नेक्स्ट है फिस्कल सरप्लस यानी कि राजकोषीय मुनाफा। तो फिस्कल सरप्लस यानी कि राजकोषीय मुनाफा ये क्या होता है? तो सरकार की कमाई ज्यादा है और खर्च कम। मान लो आपकी कमाई 100 रुपये है और खर्च आपका सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये है। ठीक है, यानी सरकार मुनाफे में है, यानी कि आप जो है वो मुनाफे में है कितना? 10 रुपये, तो उसी को फिस्कल सरप्लस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। तो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, सरकार की कमाई तो कम है, मतलब आपकी कमाई तो 90 रुपये है और आप खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, तो आपको 10 रुपये का क्या हुआ? घाटा हुआ, उसी को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। तो ये क्या होता है? सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतनी कमाई नहीं हुई तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। मान लो आपने सोचा कि मैं 2023 के अंदर 1000 रुपये कमाऊंगा। आपने 2022 के अंदर सोचा था कि मैं 2022 के अंदर 1000 रुपये कमाऊंगा, लेकिन आपने कमाए सिर्फ 800 रुपये। मतलब आपने जितना सोचा था उतनी कमाई नहीं हुई। ठीक है, तो उसी को रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है टैक्स यानी कि कर। जो अपन जो आय कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उसी के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसी को कर कहा जाता है।
ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो टैक्स जो सरकार आम आदमी से सीधे तौर पर लेती है, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। ये सरकार आम आदमी के ऊपर सीधे तरीके से लेती है, तो उसी को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो आम आदमी से इनडायरेक्टली लिया जाता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स, यानी कि आयकर, मतलब आपने कितनी आय कमाई है उसके ऊपर टैक्स। ये टैक्स आपकी कमाई पर लगता है। जैसे आपने 1,000 रुपये कमाए और 1,000 रुपये के ऊपर 2% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो 1,000 रुपये का 2% कितना हो गया? 10 रुपये, सॉरी 20 रुपये, ठीक है, तो 20 रुपये आपका टैक्स हो गया। तो ये टैक्स आपकी कमाई पर लगता है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है, तो उस पर भी इनकम टैक्स देना होगा। जैसे आप 2 रुपये सैकड़े में ब्याज दोगे ना, तो ऐसे जो केस में दोगे तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने कभी इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक मार्केट में कर रखा है, म्यूचुअल फंड में कर रखा है या फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, यानी कि उत्पाद शुल्क, यानी कि एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क। तो ये क्या है? देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो कि कौन से टैक्स में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, जो अभी अपन ने पढ़ा, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब पर अब भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही के अंदर जीएसटी के अंदर निम्न में से कौन से उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, तो पेट्रोल डीजल पर नहीं लगती, शराब पर नहीं लगती, क्योंकि यहां पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। जबकि जो देश के अंदर जो सामान बनते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो तो जीएसटी के अंदर शामिल कर लिए गए। इसके बाद नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। ये कौन से टैक्स के अंदर आते हैं? जो कस्टम ड्यूटी है ये भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आते हैं। कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, जो भी सामान दूसरे देश से आ रहा है या फिर जा रहा है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। यानी कि आप अगर कोई वस्तु आयात कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लिया गया शुल्क कस्टम ड्यूटी कहलाता है, यानी कि सीमा शुल्क कहलाता है। जीएसटी यानी कि वस्तु या सेवा कर, ये कब लागू हुआ था? ये 2017 के अंदर लागू होता है जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। यह एक ऐसा टैक्स है जो भारत में प्रोडक्ट और सर्विस की सप्लाई पर लगता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित कोष। तो ये क्या होता है? सरकार जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। मतलब सरकार ने अगर 1,000 रुपये कमाया तो वो कंसोलिडेटेड फंड में जमा हो जाता है। इससे पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। और इस फंड से अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से फंड से पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है, तो वो है कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि समेकित कोष से फंड निकालने के लिए आपको संसद की मंजूरी जरूरी है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंटीजेंसी फंड, यानी कि आकस्मिक कोष। यानी कि आकस्मिक जो कोष होता है, मतलब जैसे कि मान लो आपने 1,000 रुपये बचा रखे थे, ठीक है, और अभी आपको जरूरत पड़ गई क्योंकि आप बीमार हो गए या एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे ऐसा ना हो लेकिन अगर आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ी, ठीक है, तो आपने 1,000 रुपये में से कितने निकाल ली? 5 निकाल ली। तो ये आपका क्या था? आकस्मिक कोष था। मतलब जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तब आप इसको यूज कर सकते हैं, तो उसी को आकस्मिक कोष कहा जाता है और कंटीजेंसी फंड कहा जाता है। अचानक जरूरत पड़ने पर सरकार जिस फंड से पैसे निकालती है उसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं। इससे पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, संसद की मंजूरी नहीं होती है कि अपने ही पैसों को निकालने के लिए आप किसी से अनुमति थोड़ा ना लेंगे। तो वो वाला फंड है कंटीजेंसी फंड। हालांकि ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, इसके अंदर से अगर आप पैसे निकालोगे तो उसके लिए तो संसद की मंजूरी जरूरी है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंटीजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड है, आकस्मिक कोष है, तो उससे पैसे निकालने के लिए आपको संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय, ये क्या है? तो देश चलाने के लिए सरकार को जिस फंड की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब जैसे आपको घर चलाने के लिए आपकी मम्मी या आपकी वाइफ जो आपसे पैसे लेती है, ठीक है, उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय कहा जाता है। जैसे ही मतलब अगर आपको बजट समझना है तो घर का बजट समझ लीजिए, तो देश का बजट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देश चलाने के लिए सरकार को जिस फंड की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सब्सिडी देने, सैलरी देने, कर्ज देने और राजस्व सरकारों को ग्रांट देने में होता है।
ठीक है, राज्य सरकारों को ग्रांट करने में होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय, ऐसा खर्च जिसे सरकार की कमाई होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सरकार किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में या स्कूल कॉलेज सड़क बनाने में करती है। जैसे कि आपने कोई शॉप खोल लिया अपने बचे हुए पैसे से, ठीक है, शॉप में आपने पूंजीगत व्यय किया या आपने कोई शेयर खरीद लिया, वो भी पूंजीगत व्यय है। तो उससे अगर आपको रिटर्न मिलता है तो वो आपका पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। तो ये कौन है? ये इसके किसका है? तो ये निर्मला सीतारमण का केस है, जो हमारी वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री। फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है। आई होप ये तो आपको समझ में आता होगा, क्योंकि जो राजकोषीय नीति है वो कौन बनाता है? वो सरकार ही बनाती है। इसकी मदद से सरकार खर्चों के स्तर और टैक्स की दरों को एडजस्ट करती है। तो ये थे हमारे बजट के टर्मिनोलॉजी। आई होप आपको ये बजट की जो शब्दावली है वो समझ में आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब बजट। तो जैसे कि बजट के अंदर सालाना 10 लाख रुपए की इनकम पर अब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 52.5 हजार यानी कि 52.5 हजार आपको टैक्स देना होगा। 3 लाख तक जो पहले भी कोई टैक्स नहीं था, अभी भी नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए तक 5 से 15 हजार रुपए यानी कि 5% आपको टैक्स देना होगा, उसका होता है 15,000। 6 से 9 लाख रुपए तक क्या 10% टैक्स है, जिसका है 30,000। 9 से 10 लाख रुपए तक का 15% टैक्स है, जिसका होता है 7,500। ऐसे ही 15 लाख की इनकम पर 1.4 लाख रुपए आपको टैक्स देना होगा। तो ये स्लैब आप देख लीजिए। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी सालाना 10 लाख रुपए आय है तो आपको 52.5 हजार रुपए का टैक्स देना होगा, और 15 लाख है तो आपको 1.4 लाख रुपए टैक्स के देने होंगे। इसके बाद है कि अगर आपकी सालाना आय 20 लाख रुपए है तो आपको 2.85 लाख रुपए टैक्स देना होगा, ठीक है। तो आपको अगर आपकी सालाना आय 20 लाख रुपए है तो आपको 2.85 लाख रुपए आपको टैक्स के देने होंगे। अब जो कृषि बजट है अपना, ठीक है, तो इस बजट के अंदर 1,000 करोड़ रुपए बढ़ा है कृषि बजट, जो 2022-23 के अंदर 1.24 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, यानी कि कृषि को बजट अलॉट किया गया था। अब वो कितना हो गया है? 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है, मतलब 1,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है 2023-24 के अंदर। तो ये आंकड़े आपको लगभग याद रखने हैं, ठीक है, माइंड में रखने हैं, ताकि आप मेंस के जो भी आंसर लिखो, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो या फिर यूपीएससी हो, तो उसके अंदर आंकड़ों के आधार पर आपका जो उत्तर है, ठीक है, आंसर है, वो मजबूत होगा। उसके बाद कृषि योजनाओं का जो बजट है वो 1.05 लाख करोड़ रुपए हुआ, ठीक है। बजट करोड़ रुपए में और खर्च करोड़ रुपए में, ये प्लस माइनस अंतर, ठीक है। तो 2017-18 के अंदर 24,199, ठीक है, और 23,166 पहले, और दूसरा 2018-19 है, ठीक है। 2019-20 के अंदर ये है, 20-21 के अंदर, 21-22 और 22-23 के अंदर अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो 1,24,000 तो 1,24,000 लाख करोड़ रुपए ये अलॉट हुआ है कृषि योजनाओं को। अब जैसे कि सरकार ने कहा था कि 2022 तक जो किसानों की जो आमदनी है वो क्या कर दी जाएगी? 2x यानी कि दुगनी कर दी जाएगी। लेकिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है किसानों की आय दुगनी। अब नया निकाला है, आय दोगुनी करने के लिए हर महीने 11,000 रुपए की कमाई बढ़ानी होगी। जहां 2015-16 के अंदर 8,059 रुपए थे, वहीं 2018-19 के अंदर 10,218 रुपए यानी कि 10,928 रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। 2022 के अंदर देखने को मिला अपन को, ठीक है। तो 21,146 रुपए यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आय दोगुनी करने के लिए अपन को 11,000 रुपए की कमाई बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी तक 2x यानी कि किसानों की जो आय है वो 2x नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये अपन ने पहले भी देखा था कि 7 साल के अंदर जो 75,000 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई है, और सर्वाधिक आत्महत्या अगर अपन को देखने को मिलती है तो 2014 के बाद से जो बीजेपी की सरकार आती है तो 2015 के अंदर 12,602, और उसके बाद 2021 के अंदर देखने को मिलती है 10,881। तो ये अगर आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 5 देशों की जो जीडीपी है उसके अंदर कृषि का योगदान कितना है। अब टॉप 5 में तो इंडिया भी आता है, 5वें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है। तो सबसे पहली जो जीडीपी है वो कौन से देश की है? तो वो अमेरिका। तो अमेरिका की जीडीपी में जो कृषि यानी कि खेती की जो हिस्सेदारी है वो केवल और केवल 1% है। कितना है? 1%। और कुल जीडीपी डॉलर में कितनी है? 23.32 लाख करोड़ रुपए। चीन की 7.3% है, जापान की 1% है, यानी कि अमेरिका के बराबर ले आया ये।
और जर्मनी की 0.9% है। मतलब जर्मनी की तो अमेरिका और जापान से भी कम है। और भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 16.18% है। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। ये आंकड़ा एग्जाम के अंदर सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 16.8% है, जो 3.18 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। ये डॉलर के अंदर है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 16.8% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब बजट के अंदर सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 22-23 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसान भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी क्या नाम है उनका? योगी आदित्य। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी जी। उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या 3.89 करोड़ है, जबकि मध्य प्रदेश के किसानों की संख्या 2.20 करोड़। सरकारी कागजों में लक्षद्वीप में एक भी किसान नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी कागजों मतलब किस राज्य के अंदर एक भी किसान नहीं है, तो वो राज्य हो जाएगा लक्षद्वीप, जिसके अंदर एक भी किसान नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन राजस्थान के अंदर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किसान कहां पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। आंकड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पीसीएस एग्जाम में तो आंकड़ा भी पूछे तो आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि 3.89 करोड़ है और सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश में, और एक भी किसान किस राज्य के अंदर नहीं है, तो लक्षद्वीप के अंदर नहीं है। सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन कहां पर है, तो राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। और सबसे कम खेती योग्य जमीन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चंडीगढ़ के अंदर है, केवल और केवल 1000 हेक्टेयर। उसके बाद है नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बंजर जमीन कहां पर है, तो गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर क्यों है? क्योंकि वहां पे कच्छ कारण है और नमक की उत्पादकता होने के कारण वहां पर जो जमीन है वो बंजर हो गई। तो सबसे ज्यादा अगर बंजर जमीन आपको देखने को मिलेगी तो वो कहां पर मिलेगी? गुजरात के अंदर। और सबसे कम बंजर जमीन कहां पर है? मणिपुर के अंदर। कितना? 1000 हेक्टेयर। पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली ऐसे राज्य हैं जहां बंजर जमीन है ही नहीं। ठीक है, तो दो आपको इसके अंदर 3 चीजें आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा बंजर जमीन कहां पर? गुजरात के अंदर। सबसे कम बंजर जमीन मणिपुर के अंदर। और पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली ऐसे राज्य हैं जहां पर बंजर जमीन है ही नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है? अब ये है कि भारत में 6 करोड़ छोटे मझोले उद्यम MSMEs। ठीक है, तो इसका मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इनकी जो परिभाषा है वो क्या होती है? तो माइक्रो एंटरप्राइजेस की परिभाषा है कि सालाना टर्नओवर आपका 1 करोड़ से 5 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और स्मॉल का सालाना टर्नओवर आपका 10 करोड़ से 50 करोड़ होना चाहिए। और मीडियम एंटरप्राइजेस का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ होना चाहिए। माइक्रो एंटरप्राइजेस में MSME सेक्टर से कुल 11.09 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। कितने लोगों को? 11.09 करोड़ लोगों को। हमने देखा था कि जो MSME है उनका निर्यात के अंदर योगदान कितना है? 48% है। ठीक है, और रोजगार में कितना है? 30% है टोटल। फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर इसमें करीब 5 करोड़ रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में और 6 करोड़ रोजगार शहरी क्षेत्रों में मिलता है। और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर कुल रोजगार में 76% पुरुषों की हिस्सेदारी है और 24% महिलाओं की हिस्सेदारी है। कुल एंटरप्राइजेस में 80% के मालिक पुरुष हैं और 20% की मालिक महिलाएं हैं। और महिलाएं बेंगलुरु के अंदर सर्वाधिक जो बिजनेस वूमन है वो सर्वाधिक कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। कुल एंटरप्राइजेज में 50% के मालिक ओबीसी हैं। ठीक है, और 17% के मालिक SC/ST और बाकी 32% में सभी ग्रुप आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दुनिया की जो 5 बढ़ती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी? तो अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत। तो इनके अंदर हाल ही के अंदर जो यूनिकॉर्न की संख्या होती है, और यूनिकॉर्न क्या होता है? ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती है? जो यूनिकॉर्न कंपनी होती है ऐसे स्टार्टअप जिनका मार्केट कैप मतलब मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। कितना? $1 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है, और 5 देशों की तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है। अमेरिका के अंदर 704 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। चीन के अंदर 243 है। जापान के अंदर 11 है। जर्मनी के अंदर 36 है। और भारत के अंदर कितनी है? 85। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न कंपनी बना है। तो ये थी पार्ट 1 की मुख्य बातें इस वीडियो की। तो पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट बजट की बातें करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक के जो जितनी बातें पड़ी है बजट की जो टर्मिनोलॉजी है, आंकड़े हैं, वो हमने देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा।
अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।